Education without clear-cut aim is like a rudderless ship. The goal of education should be the full flowering of the human on the earth. It is truly said that education is for the child. Child should be the center of all education efforts and activities. Our school performs various activities in the school for the overall development of your child. Parents-teachers meeting is one of the model for you. But it is very important to know the views of this program. Now I would like to request my principal sir to highlight the objectives of this meeting. Principal sir, please do come. नित्य वंदनीय मां सरस्वती, ओम भारत माता। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदया कावेरी जी, बाल कल्याण समिति प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान संतोष पांडे जी, प्रबंधकारिणी समिति के माननीय सचिव श्रीमान ऋषिकांत तिवारी जी, उपस्थित अभिभावक भी, माताएं, प्रेस के लोग, यह कार्यक्रम क्यों इस औचित्य के निमित्त मुझे आमंत्रित किया गया है और मैं बहुत संक्षिप्त में आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूंगा कि हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हैं। आज विद्यालय के पठन पाठन के कार्यक्रम को स्थगित करके आपका बहुमूल्य समय लेकर आपको यहाँ एकत्र किया गया है। मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय अधिकारी काफी व्यस्त रहते हैं, फिर भी उन्होंने समय निकाला। आखिर क्यों? कुछ तो औचित्य होगा, कुछ तो कारण होगा हम लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। पहले कार्यक्रम तय हुआ कि नहीं, सिर्फ मातृ सम्मेलन होगा, सिर्फ माताओं को आमंत्रित करेंगे। फिर विचार किया गया किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास के लिए माता और पिता दोनों की सहयोग की आवश्यकता है। बिना एक या सिर्फ माता या पिता दोनों से कोई एक के सहयोग से सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी रहती है। फिर इस निर्णय को बदलकर हम लोगों ने मातृ पितृ सम्मेलन दिया और बुलाने का एकमात्र उद्देश्य हम लोग का ये है भाई बालक का सर्वांगीण विकास। आप अपने पाल्या को पढ़ने के लिए इस विद्यालय को चुना। आपने कुछ सोचा होगा कि आखिर मैंने इसी विद्यालय को क्यों चुना, और भी विद्यालय हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मन में आया होगा इस विद्यालय की कुछ तो खूबियां होंगी। उन खूबियों में जो सबसे पहला खूबी मैं आपको बता दूं कि हमारा विद्यालय शिक्षा के साथ साथ संस्कार पक्ष को भी मजबूत करता है। मैंने पहले एक सम्मेलन की गोष्ठी में बताया था, यदि मैं किसी विद्यार्थी को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासनिक पदाधिकारी बना देता हूं, ठीक है, वह काम वो बहुत अच्छा से करेगा, लेकिन यदि वो मनुष्य नहीं बन पाया, व्यक्ति ही नहीं बन पाया, उस काम को जिस तरीके से करना चाहिए था वह नहीं कर पाएगा, वह असफल होगा अपने जीवन में। हमारी शिक्षा पद्धति का एकमात्र उद्देश्य है कि तुम बाद में बनना इंजीनियर, डॉक्टर, पहले तुम एक व्यक्ति बन जाओ, पहले बड़ों का सम्मान करना सीखो, छोटों के प्रति प्रेम का भाव रखो। ये पहली शिक्षा अपने विद्यालय का उद्देश्य है। आजकल परिवार में बिखर रहे हैं,
जो यहाँ बड़े बुजुर्ग होंगे उनको स्मरण होगा कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था। एक घर के अंदर 20, 25, 30 सदस्य रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। दादा दादी, चाचा चाची, माँ पिताजी, चचेरा भाई, चचेरी बहन, सब एक छत के नीचे 20-25 लोगों का भोजन बनता था और एक बहुत ही अच्छा संयुक्त और संगठित और शक्तिशाली परिवार हुआ करता था। आज परिवार की क्या कल्पना है? आज पूछते हैं तो क्या कहते हैं बच्चे? पापा मम्मी और हम दो, एक परिवार हमारा है। जब बच्चों को यहाँ पूछते हैं विद्यालय में तो परिवार में कौन कौन है, तो पापा मम्मी है, भैया है, तो हम है। तो दादा दादी नहीं, यहाँ नहीं रहते, कभी कहते हैं रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। क्यों? उनको उस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से प्रेरित किया जा रहा है कि आपके परिवार में 4 ही लोग हैं, कि आपके परिवार की गिनती में दादा दादी नहीं है, चाचा चाची नहीं है, गिनती सबकी होनी चाहिए। ये परिवार की कल्पना, ये उद्देश्य हमारा है। हम बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली दें जिससे उसके मन में परिवार मतलब एक संगठित परिवार की कल्पना हो। सिर्फ किताबी कीड़ा बना देना, बुक का अध्ययन करवा देना, बंटवा देना और उसका अध्ययन करके हम एक अच्छा जॉब पा लिए और सिमट गए, जाकर किसी बड़े शहर में शिफ्ट कर गए, एक छोटा सा फ्लैट ले लिए, पति पत्नी रह रहे हैं घर से दूर, माता पिता घर पर हैं, आशा देख रहे हैं शायद दशहरा में आएगा, दिवाली में आएगा, छठ में आएगा। क्यों आएगा वो अपनी दुनिया में? तो परिवार की कल्पना हमारा एक उद्देश्य है। हमने बच्चों को अलग अलग खंड में बैठा कर मैं समझाता हूं, बताता हूं कि तुम्हारा उद्देश्य पढ़ाई का सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, सिर्फ बुक नहीं पढ़ना है। बुक पढ़कर अच्छा जॉब पा लेना ये तुम्हारे पढ़ाई का उद्देश्य नहीं है, इसके लिए तुम्हारे अभिभावक खर्च नहीं कर रहे हैं। हमारा औचित्य आपको बुलाने का ये है, ये बताने का है कि आप भी बच्चों को एक संगठित परिवार की कल्पना दीजिए। एक शिक्षा का एक अंग है, पढ़ाई तो होती रहेगी, ये अंग दीजिए। हम लोग को याद है, आप लोग याद होगा, हम लोग ने दादा दादी से, नाना नानी से कहानियां सुनते थे। वो भी कैसी कहानियां? रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां, गीता की कहानी सुनते थे हम लोग, बहुत रुचि से सुनते थे। रोज परेशान करते थे, आज नई कहानी सुनाओ, आज नई कहानी सुनाओ। आज कहां चला गया वो दिन? आज बच्चे कितने दूर हो गए हैं। इसका कारण क्या है? आपने बच्चों को मोबाइल दे दिया, मोबाइल दे दिया, बच्चे उसी में उलझे हुए हैं, सिमटे हुए हैं, एक सिमट गए हैं ना। वो खेलने के लिए मैदान में जाते हैं, कहां से उनका शारीरिक बल भी बढ़ेगा? वो तो मोबाइल में सिमट गया, मोबाइल में गेम खेल रहा है, कहां से उसका शारीरिक विकास होगा? आपको मोबाइल बंद करना होगा। ठीक है, कुछ दिन पूर्व कोरोना काल था, मोबाइल देना हमारी मजबूरी थी, शिक्षा का माध्यम वही बन गया था। लेकिन अब संकट से हम बाहर आ गए हैं। आप मोबाइल आप बच्चों से ले लीजिए। आजकल देखते होंगे, हम भी गौर करते हैं, छोटा बच्चा है 1.5 साल का, 2 साल का, खाना नहीं खा रहा है, उसको मोबाइल दिखा दिया, तो मोबाइल में इंगेज हो गया, फिर खाना खिला दिया उसको। क्यों ऐसा किया जाता है? क्यों मोबाइल के प्रति इतना आकर्षण बच्चों को जन्म के समय से दे दिया जाता है? और बच्चे का बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल। उनसे दूर कीजिए। मोबाइल मिलेगा, सही समय पर मिलेगा, उचित पढ़ाई की व्यवस्था होगी, मोबाइल मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। आप इस पर ध्यान दीजिए। बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, खेल नहीं पा रहे बच्चे का पसीना बाहर नहीं निकल रहा है, उनका पसीना बाहर निकालना होगा, तभी वो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। हम सभी जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये आपको आने का कारण है, मैंने औचित्य बता रहा हूं। अब माता पिता का दायित्व है कि मैं बच्चों के विकास के लिए मैं विद्यालय को सहयोग करूं।
बच्चे विद्यालय में 6 घंटा रहते हैं, आपके पास 18 घंटा रहते हैं। आप बच्चों के दोस्त, मित्र, संगति कहां जाता है गौर कीजिए, देखिए, उस पर ऑब्जर्व कीजिए। बहुत सारे गार्जियन आते हैं स्कूल में कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, हमसे बात नहीं करता है, हमसे लड़ाई करता है, मां से झगड़ा करता है। ये कंप्लेंट स्कूल में आता है, ये पारिवारिक समस्या है। लेकिन वो जानते हैं कि नहीं, हम जाएंगे अपने आचार्य जी को बताएंगे, दीदी जी को बताएंगे, तो जब वो समझाएंगे हमारे बच्चे को दिशा, नई दिशा मिल जाएगी। इनको भरोसा है इसके ऊपर। ये कुछ भरोसा आप अपने उत्पन्न कीजिए, नहीं मेरा बच्चा है, कहां जाता है, किससे मिलता है, कैसी दोस्ती है, ये हम गौर करें। ये पिता का दायित्व है। ये कहावत है ना कि मां चिंता करती है कि आज क्या खाओगे, आज खाने जितना मां करती है, और कल क्या खाओगे ये पिता चिंता करते हैं। और दोनों के संयुक्त सहयोग से ही बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। और सभी हम सभी जानते हैं, संस्कार पक्ष अपने बुजुर्गों से ही प्राप्त होता है। दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी, यहां से प्राप्त होता है। सभी रिश्तों को लेकर चलना चाहिए, कोई रिश्ता छूटे नहीं। हमारे लिए सारे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वो पक्ष भी हमारा मजबूत रहना चाहिए। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा विद्यालय विद्या भारती विद्यालय है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, जो पूरे भारत में यह विद्यालय पाया जाता है, पूरे शहर में है। इस विद्यालय की अपनी अलग पहचान है। एक बहुत बड़ा बैनर है, इसका केंद्रीय कार्यालय कुरुक्षेत्र दिल्ली, झारखंड में रांची में है, ये हेड ऑफिस है। अब ये संचालन हेड ऑफिस जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्यालय है वहां से संचालित होता है। वहां से झारखंड या सभी स्टेट पे कंट्रोल होता है। 9 पूरे भारत में यह 9 क्षेत्रों में विभाजित है। जिस क्षेत्र में हम लोग हैं वह है उत्तर पूर्व क्षेत्र, जिसमें बिहार और झारखंड दोनों मिलाकर उत्तर पूर्व क्षेत्र का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर उत्तर पूर्व क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यालय पटना में है और हम लोग का प्रांतीय कार्यालय रांची में। बहुत बड़ा बैनर है, बहुत बड़ा संगठन है, इसके विद्यालय सभी जगह हैं और संचालन एक स्थान से होता है। नियम एक स्थान पर बनते हैं और उसका पालन विद्यालय स्तर तक होता है। हमारे 5 केंद्रीय विषय हैं। अब 5 केंद्रीय विषय हैं: शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा एवं नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा जिसमें बच्चों को पढ़ाते हैं, खेल कूद है, अपने शरीर के विकास के संबंध में उसकी जानकारी है। योग शिक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के योग करवाए जाते हैं। आपके बच्चे बताते भी होंगे, दैनिक बदना स्थल पर योग की क्रियाएं होती हैं। संगीत शिक्षा है, संगीत की व्यवस्था अपने यहाँ है, जो कि संगीत सीखने से, संगीत सुनने से तनाव दूर होता है। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, बच्चों को आध्यात्मिक बनाना है, उनको मोरल नॉलेज देना है, तरह तरह की कहानियां, महापुरुषों की कहानियां बतानी है, ताकि उनके अंदर अच्छे से अच्छी प्रेरणा जगे। उनको लगे कि नहीं, हमारे महापुरुष किस प्रकार थे, हमारे आराध्य देव कैसे थे। ये नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की जानकारी दी जाती है। संस्कृत शिक्षा, हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत को छोड़ते रहते हैं, लेकिन जब भी कोई महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान होता है तो हम संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोग उसे छोड़ते नहीं।
हम लोग संस्कृत को भी साथ लेकर चलते हैं। इस प्रकार से हमारे 5 केंद्रीय विषय हैं, हमारे 4 आयाम हैं। संस्कृति बोध परियोजना, अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है। इसमें हमारे महापुरुषों के संदर्भ में, हमारे तीर्थ स्थलों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, कहते हैं संस्कृति बोध परियोजना। हमारे यहाँ शोध गोष्ठी है, हम लोग शोध करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं किसी बच्चे पर, स्कूल पर। आखिर बच्चा कमजोर क्यों कमजोर, उसके बाद हमारे पास पूर्व छात्र परिषद है। बच्चे हमारे से पढ़कर निकल जाते हैं, हम तो छोड़ते नहीं है। आप पढ़कर निकल गए ठीक, कोई मतलब नहीं, अब नमस्ते नहीं। जो विद्यार्थी भैया हमारे यहाँ 12th तक पढ़े हैं, वो हमारे पूर्व छात्र हो गए, वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। वो कहीं भी रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन जो विद्या मंदिर से पास होकर निकल गए वो हमारे पूर्व छात्र हो गए। हमारा पूर्व छात्र का पोर्टल है और उस पोर्टल में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और इस प्रकार से पूर्व छात्र परिषद काम करता है। अभी विश्व का सबसे बड़ा पूर्व छात्र संगठन विद्या भारती का है। बहुत सारे विद्यार्थी अपने पूर्व छात्र जो हैं वो जुड़े हुए इस पोर्टल से। चौथा हम लोग का है विद्वत परिषद। अब बहुत सारे विद्वान समाज में रहते हैं, लेकिन समाज उनका उपयोग नहीं कर पाता है। विद्वान हैं, जब तक नौकरी में थे उनका उपयोग होता था, रिटायर कर गए, रिटायर करने के बाद उनका उपयोग नहीं हो पाता है। उनका कोई बौद्धिक सुनना चाहता नहीं है, उनको बुलाता नहीं है। हमने ऐसे लोगों को एकत्र किया है। समाज के बुद्धिमान लोग हैं, उनका एक विद्वत परिषद की गोष्ठी होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक पर चर्चाएं होती हैं, अपने विचार रखते हैं वही, और उनका विचार हम लोग अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचाते हैं। अभी हम लोग का 25 दिसंबर को अपने विद्यालय में विद्वत परिषद की गोष्ठी होने वाली है। मैं वैसे लोगों को आमंत्रित भी करूंगा जो समाज के वर्ग से आते हैं, वो अपना विषय रखेंगे। विषय तय है,